हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राम 98। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी ग्राम 98 यूट्यूब चैनल। चलिए, आपको मालूम है कि मैं अभी एक सीरीज़ शुरू किया हूं जिसमें आप एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनके टोटल टॉपिक को पॉइंट वाइज अपने नोट्स के अनुसार मैं टोटल पॉइंट को कवर कर रहा हूँ, जिसमें अभी इसके पहले मैंने वीडियो डाल रखी है ज्योग्राफी की, जिसमें मैंने वो चैप्टर ओवरव्यूज़ और जो पहला चैप्टर है उसको भी मैंने कवर किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतिहास सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ। इतिहास के इस सेशन में हम क्या करेंगे, क्लास 6 से लेकर 12 तक के जो जितने सारे मतलब कि खास करके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और साइंस, ये चार सब्जेक्ट को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का सब्जेक्ट वाइज पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके आते रहेंगे। तो आप हमें वीडियो को देखिए और कैसा लगता है कि हमें कमेंट में बताइए। चलिए, तो चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं आज इस हम सेशन में हम लोग क्या जानेंगे। 8 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसका जो टोटल चैप्टर्स क्या क्या रहेंगे। जैसे पहला चैप्टर हमारा रहेगा क्या, कब, कहाँ और कैसे। मतलब इतिहास की चीज़ों की जानना है कि कौन चीज़ें कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। ठीक है। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा भोजन, संग्रह से उत्पादन तक। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर में आरंभिक नगर, आरंभिक प्रारंभ के जो नगर थे वो कैसे थे, अभी के वर्तमान के जो नगर थे उनसे भिन्न थे। चौथा चैप्टर करेंगे क्या बताती है हमें किताबें, मतलब किताबें और कब्रें। किताबें और कब्रें हमें क्या जानकारी देती है। इतिहास का हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं, पुराने पुरातत्व जो है, मतलब पुराने जो अवशेष हैं, चाहे वो किताबों के रूप में हो सकते हैं, कब्रों के रूप में हो सकते हैं, मंदिरों ये जो जो खंडहर है, जो सड़कें हैं, जो हमारे खुदाई में तरह तरह की चीज़ें जो उपयोग की वस्तुएं होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ों के आधार पर हम लोग क्या उन समय के जो जीवन काल थे, जो जीवन आप कैसे करते थे, उन सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं। पांचवा चैप्टर हम लेगा राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। उस समय के राज्य कैसे थे, राजा कैसे थे और प्राचीन गणराज्य कैसे थे। छठे चैप्टर में जानेंगे नए प्रश्न, नए विचार। इन समय में क्या है, लोग थोड़ा विकसित हो गए थे, समूह में रहने लगे थे, समुदाय में रहने लगे थे। उनमें उस पर कुछ विचारक हुए जिन्होंने अपना अपना कुछ विचार दिया, लोगों को समझाया, रहने का, जीवन जीने का तरीका कुछ बताया। सातवां चैप्टर हमारा आएगा अशोक, वो एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध का त्याग किया। ये हमारा सातवां चैप्टर रहेगा। अशोक क्या है, मतलब कि कलिंग के युद्ध के बाद उसने क्या क्या किया, युद्ध का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्हें व्यापक हिंसा, ज़्यादा हिंसा देखने के बाद उसके मन में क्या युद्ध के प्रति घृणा हो गई। उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की भी शिक्षा ली और लोगों को इस शिक्षा के बारे में अपनी प्रजा को पूरे तरह से विस्तार से उसको बताया। यहाँ तक कि उसने अपने जो शिक्षा है उसको दूसरे देशों में भी प्रचार करने के लिए अपने जो आदमियों को भेजा था। आठवां चैप्टर हमारा है कि खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। कह रहा है कि गांव जो होते हैं, गांव, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि गांव का जनजीवन कैसे होता है, गांव में जो किसान रहते हैं उनका जीवन यापन कैसे होता है, उनके रोजी रोजगार जो जो उसकी दैनिक जो जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं, वो चीज़ें कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, वो किन किन मतलब कठिनाइयों को उनको झेलना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। शहर कैसे होते हैं, भीड़ भाड़ इलाका होता है, सभी लोग उसमें किस किस तरह के कार्यकलाप होते हैं, लोग कौन कौन से व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को इसमें हम जानेंगे समृद्ध शहर में। नौवा हमारा चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें व्यापारियों के बारे में जानेंगे, किस किस तरह का व्यापार होते थे प्राचीन काल में, कहाँ से होते थे, कैसे होते थे। ठीक है, उसमें राजा की स्थिति क्या थी, राजा क्या होते थे, कैसे मतलब शासन करते थे, कैसे अपनी सेना को रखते थे, कैसे। ठीक है, उसके बाद तीर्थ यात्री जो है, दो तीर्थ स्थल में जो यात्रा करते हैं वो हमारे तीर्थ यात्री होते हैं। वो मतलब कहाँ कौन कौन से स्थल तीर्थ स्थल के रूप में था, इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। 10वां चैप्टर हमारा है कि नए साम्राज्य और राज्य। करें कि बाद में क्या हुआ कि राज्य और साम्राज्य। साम्राज्य क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य के मतलब
सबसे बड़ा राज्य है जिसमें अधिक संसाधनों की जरूरत होती है, बड़ा मतलब बड़ा क्षेत्र होता है। कोई राजा एक से अधिक राज्य को जीत लिया, अपना साम्राज्य विकसित कर लिया, तो उसको चलाने के लिए अधिक संसाधनों की जरूरत होती है, अधिक सेना की जरूरत होती है। उन सेनाओं को, उन चीज़ों को रख रखाव करने के लिए अधिक कर्मचारियों की जरूरत होती है। फिर कर्मचारियों को रखने के बाद उनके वेतन के रूप में देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों का ये लोग कैसे इकट्ठा करते थे, लोगों में कर लगाकर तरह तरह के कर लगाते थे, सड़कों पे, नदियों पे, ठीक है, खाने की चीज़ों पे, मतलब जो जंगल में रहने वाले उन लोगों पे भी लगता था। वे लोग खुद से जंगली वस्तुएं मतलब लाकर उन्हें देते थे, ठीक है। इस तरह से इसमें हम लोग उन चीज़ों को पढ़ेंगे। एक बार हमारा चैप्टर जो इमारतें, चित्र तथा किताबें करें कि प्राचीन काल की जो इमारतें हैं और उस समय जो पाए हुए चित्र हो या मूर्तियों के रूप में मिलते हैं, तथा किताबें जो प्राचीन काल की किताबें हैं वो हमें किस तरह की जानकारी देते हैं, ठीक है। वो एक तरह की इतिहास का जो हमारा क्या एक प्रमाण के रूप में है, और ये प्रमाण इसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को, बीते हुए चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। हमारा लास्ट चैप्टर आएगा आरंभिक मानव खोज में, ठीक है। इस तरह से हमारा टोटल 12 चैप्टर है। इन सभी चीज़ों को हम लोग टॉपिक वाइज में देखिए, इसमें केवल हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही कवर करेंगे, जैसे वो जो एग्जाम के, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से वो हमको महत्वपूर्ण लगेगा, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए चैप्टर पहला में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम लोग देशों के नाम पढ़ेंगे, ये जो हमारा देश है, जो भारत है, उसका सब मतलब कैसे हुआ, उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे पुरातत्वविद क्या होते हैं, और इतिहास की जो तिथियाँ होती है उनको कैसे गणना करी जाती है, ये जानेंगे, ठीक है। उसके बाद से इतना ही रहेगा। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर आ जाएगा। दूसरा चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। दूसरा चैप्टर में हम देखेंगे, हम लोग हड़प्पा की कहानी देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास कैसे हुआ, उसमें भवन, नाले, सड़क कैसे होते थे, उसमें का नगरीय जीवन कैसा होता था, ठीक है। उसमें कच्चे माल की खोज में कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते थे, ठीक है। वहाँ तक खुद जो, उसके अलावा कुछ जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसमें मुद्रा चलती थी, मुद्रा का मूल्यांकन या मुद्राबंदी क्या होती थी, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग सभ्यता का ये अंत कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे। चलिए तो ये देखते हैं। चलिए तो पहला हमारा कब, कहाँ और कैसे, पहला जो चैप्टर उसमें हम क्या है, सबसे पहले कह रहे हैं कि जब लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे, फले फूले। यानी कि जो सिंधु घाटी के जो नगर हैं, सिंधु नदी के किनारे और उनके सहायक नदियों के किनारे जो नगर है, उनका मतलब कि मतलब लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व उनके मतलब नदियों को जो नगर थे वो फले फूले मतलब ज़्यादा विकसित हुए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि गंगा एवं इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। अरे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगर फले फूले 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा और उसके सहायक नदियों के किनारे जो नगर विकसित हुए वो कब हुए, 2500 वर्ष पूर्व। तो ये दो हमको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। इसके लिए हमारा थोड़ा हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 2500 वर्ष पूर्व हो गया, क्यों, गंगा इसकी सहायक नदी है, ठीक है, नगरों का भी, ठीक है। उसके बाद लगभग 4700 वर्ष पूर्व किसका हुआ, सिंधु इसकी सहायक नदी है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं देश का, देश के नाम, मतलब हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया शब्द जो इंडस से निकला हुआ है, इंडस से निकला हुआ है, जिसको संस्कृत में लगभग सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द है इंडस से निकला हुआ है, और उसको संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु, सिंधु बोलते हैं, सिंधु। इस तरह से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक है। तो देखिए हमारा देश का जो नाम है मतलब हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो सबसे पहले जो ये हमारा इंडस शब्द से बना हुआ है। इंडस शब्द क्या है, संस्कृत में सिंधु को ही
क्या है, इंडस वो लोग कहते थे, यानी इंडिया जो शब्द है इंडिया इंडस से निकला हुआ है, और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु, सिंधु कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम भाग से जो दूसरे देशों से आने वाले जो ईरानी थे, वो ईरान के थे और यूनानी थे। यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा, सिंधु को क्या कहा, हिंदोस कहा, और हिंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया किया। बाद में सिंधोस बदल बदल के क्या हो गया, इंडिया हो गया, इंडस से इंडिया हो गया हमारा। तो ये चीज़ है। करें कि भरत नाम का समूह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। उस समय भरत, भरत यानी भारत, उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों का एक समूह था, उनके लिए किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के जो आरंभिक कृति जैसे ऋग्वेद में मिलता है, और ये भरत समूह का मतलब उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से हम ऋग्वेद, जैसे ऋग्वेद में मिलता है भरत समूह, ठीक है। यहाँ पे भरत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है, ये कब की बात है, लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है। ऋग्वेद कब की है, 3500 वर्ष पुरानी कृति है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं, कि भारत नाम के जो नाम का जो प्रयोग हुआ उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति, संस्कृत का जो आरंभिक कृति है, सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद का लगभग मतलब कितना पुराना है, लगभग 3500 वर्ष पुराना है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं जो पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि जो होती है, अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें, अतीत में हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि। अब पांडुलिपि मतलब लैटिन में इसको क्या बोलते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट, और मैन्यू मतलब होता है हाथ। चलिए, इस तरह से यहाँ से हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए, अब देखिए पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल के से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब देखिए, पांडुलिपि कहाँ होती थी, ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ से, पेड़ की छाल से, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से इसका क्या होता था, पांडुलिपि तैयार किए जाते थे। ठीक है, आगे है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होता है कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला, अतीत में जो वस्तु बनी है उसको अध्ययन करने वाला क्या होता है, हमारा पुरातत्वविद होता है। ठीक है, इन वस्तुएं क्या क्या हो सकते थे, ये पत्थर होते हैं, पत्थर, ईंट, इमारत, अवशेष, चित्र और मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, हड्डियाँ, लकड़ी के टुकड़े, कपड़े, ये सारे चीज़ें अतीत में हम लोग पुरातत्व के रूप में मिलते हैं, और इन्हीं चीज़ों के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। चलिए, अब इतिहास और उनकी तिथियाँ हम लोग कैसे गणना करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व यानी हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं ईसवी सन से, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से हम लोग क्या करते हैं, जो बाद की जो घटनाएं हम लोग क्या करते हैं उसको एडी बोलते हैं। अब ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना होती है उनको क्या बोलते हैं, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी मतलब एना डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। उसके बाद होती है सी मतलब क्या होती है, कॉमन एरा। उसके बाद बताए BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, उसके बाद हमारा है बीपी भी कहीं यूज मिलता है, जैसे बिफोर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट से थोड़ा पहले। इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि का आरंभ लगभग इतिहास में कब तक हुआ, लगभग ये क्या हुआ, 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। अब सिंधु सभ्यता का जो प्रथम नगर का विकास कब हुआ, 4700 वर्ष पूर्व, अभी हमने देखा पढ़ा था। उसके बाद बात करते हैं गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज्य कब, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के जो नगर हैं, ठीक है, और सिंधु घाटी के नगर का 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर का 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरंभिक नगर, तीसरा चैप्टर के। दूसरे चैप्टर में ज़्यादा कुछ पॉइंट्स है नहीं, इसके वजह से
चलिए दूसरा तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, इसमें हम लोग आरंभिक नगर में क्या क्या हड़प्पा की कहानी पढ़ेंगे और नगरों का विकास कैसे हुआ ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद भवन नाले और सड़क, भवन नाले और सड़क ये कैसे बढ़े, चाहे उस समय की किस तरह के क्षेत्र थे, कैसे उनकी बनावट थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नगरीय जीवन, उस समय का नगरीय जीवन कैसा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प क्या थे, नगरों में और नए नए जो शिल्पकार जो चीज़ों को बनाते थे। उसके बाद एक फेंस, फेंस करके एक पदार्थ बना था जो मतलब कृत्रिम है, उसको बनाया जाता था, वो क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद है कच्चे माल की खोज, कच्चे माल की खोज में लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे चीज़ों को बनाने के लिए। उसके बाद तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, नगर में जो रहने वाले थे उनके लिए भोजन कौन देता था, कहाँ से आता था, इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर, गुजरात जो है एक क्या हड़प्पा कालीन नगर है, उसकी खुदाई हुई थी तो वहाँ के जो अवशेष मिले थे, हड़प्पा में जो खुदाई हुई थी वहाँ के अवशेषों से मिलते जुलते थे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे मुद्रा और जो उस समय जो मुहर बनता था, मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी, इन सब टॉपिक को पढ़ेंगे। उसके बाद सभ्यता का अंत कैसे हुआ, सभ्यता का अंत कैसे, अंत का रहस्य क्या था, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए बताते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी मतलब क्या, लगभग 150 वर्ष पूर्व, लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में जब पहली बार रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई के क्रम में हड़प्पा पूरा स्थल मिला। कब मिला, जब 150 वर्ष पहले जब पंजाब में जब खुदाई किया गया, ठीक है। और ये पंजाब देखिए पंजाब दो है, जो हमें पंजाब दो है, जो 150 वर्ष पूर्व जो पंजाब है जहाँ पे ये हड़प्पा की खुदाई की गई थी, वो अभी हमारा क्या है, पाकिस्तान में है, और एक पंजाब हमारे हिंदुस्तान में भी है, ठीक है। तो कह रहे 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में पहली बार रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई के क्रम में हड़प्पा पूरा स्थल मिला था, जो आधुनिक यहाँ कहाँ पे है, आधुनिक पाकिस्तान में है, ठीक है। अरे हड़प्पा शहरों का निर्माण लगभग कब से हुआ था, ये तो हम पहले देखे 4700 वर्ष पहले हड़प्पा शहर का जो निर्माण हुआ था, लगभग कितना, 4700 साल पहले। उसके बाद हम बात करें, चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इन तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। अब बात आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की इमारतें सारी चीज़ों को क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई हुई थी और वहाँ पे जो चीज़ें मिले उनके जैसा अगर दूसरे जगह पे जो चीज़ें मिल रही है तो उनको भी हम लोग क्या मानते हैं, हड़प्पा सभ्यता की चीज़ों की तरह ही देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही उनको भी नाम देते हैं। करें कि अब नगरों का विकास कैसे हुआ, नगरों के उस समय की जो नगर थे उनकी विशेषता क्या थी, तो नगर क्या थे, उसमें दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था, नगर जो था दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित था। उसका जो पश्चिमी हिस्सा होता था, पश्चिमी हिस्सा छोटा लेकिन ऊंचा, नगर जो थी, नगर की विशेषता क्या है कि जो नगर का जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगर दुर्ग, दुर्ग। और पूर्वी भाग क्या होता था, पूर्वी भाग जो है बड़ा होता था लेकिन छोटा नीचा होता था, मतलब इसको हम लोग निचला नगर कहते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि नगर दुर्ग में जो वहाँ के शासक वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है, और निचला नगर में जो आम जनता रहती थी ये लोग रहते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इस चीज़ों को, निचला नगर और नगर दुर्ग, निचला नगर और नगर दुर्ग, ये पश्चिमी भाग में होते थे नगर दुर्ग और ये पूर्वी भाग में होते थे। ये बड़ा होता था लेकिन नीचा होता था और पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, और ठीक है। और पूरा नगर जो क्या होता है, चार दीवारियों की से क्या होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी। पूरे नगर की जो चार दीवारी थी, चार दीवारियों से घिरी होती थी और चार दीवारी कैसे बनी होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी। चलिए यहाँ पे एक मानचित्र के रूप में दिखाया गया वहाँ की जो कह रहे कि उप महाद्वीप के जो आरंभिक नगर थे, नगर कौन कौन थे, जैसे यहाँ से हम बात, ये हमारा क्या है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी ये देखते थे गुजरात वगैरह ये सब का हिस्सा है, जिसमें हम लोग यहाँ पे आपको सिंधु नदी मिल रही है, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से इसकी सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, और यहाँ पे इस नदी के किनारे यहाँ पे क्या हड़प्पा हो गए, ठीक है। यहाँ पे गंवेरी वाला है, यहीं पे अपना मोहनजोदड़ो जो है
मोहनजोदड़ो जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था। उसके बाद चामुंडो, नीचे जाएंगे तो धौलावीरा, उसके बाद सुरकोतरा, ठीक है। यहाँ पे गुजरात के आसपास लोथल है, और आगे जाएंगे तो यहाँ पे कालीबंगा और राखी गढ़ी। तो ये सारे जो क्या है, यहाँ से हमारा अरब सागर हो गया, ठीक है। ये हमारा सुतवाको हो गया, ठीक है। तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के क्या आरंभिक नगर, जो प्राचीन काल के नगर थे हड़प्पा सभ्यता के समय के समकालीन। तो ये सारे ये पे नगर हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब इन नगरों की विशेषता क्या थी। ये जो नगर थे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, ये जो नगर थे आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले थे। ये जो राज्य अभी हमने देखा कि सिंधु सभ्यता के, तो कहाँ पे पाकिस्तान के पंजाब है वहाँ पे, या सिंध प्रांतों में, तथा भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को मिली वस्तुएं, इन सभी, चलिए तो यहाँ सब देखे थे कि जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे। तो पाकिस्तान के पंजाब में सिंधु प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हुए थे। पहले इन सभी स्थलों के पुरातत्व में जो मिली वस्तुएं, इन सब स्थलों में जो क्या क्या वस्तुएं मिली थी। मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। उसके अलावा पत्थरों के बाट मतलब जिससे वस्तुओं को वो लोग तौलते थे। मुहरे, मन के तांबे के उपकरण। उसके अलावा पत्थर के लंबे ब्लेड टाइप की मिले थे चीज़ें, जो उससे मतलब लकड़ियों को काटने वगैरह में वो लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद क्या क्या चीज़ वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की बातें करें तो वहाँ पे महान स्नानागार ये मिला था। अरे कि इसमें क्या होता है, ये मोहनजोदड़ो में क्या थे, खास तालाब था। महान स्नानागार क्या था, खास तालाब था। इसको कैसे बनाया गया था, ईंट से, प्लास्टर और चारकोल का प्रयोग करके इसको बनाया गया था, जिससे पानी रिसे न, इस तरह से प्लास्टर भी किया गया था। और इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ कमरे भी थे। मतलब दो तरफ से सीढ़ियाँ थी और चारों तरफ से क्या थे, कमरे थे। इसमें क्या, कहाँ से पानी, कुएं से पानी, स्नानागार था जो वहाँ पे क्या है, कुएं से पानी भरा जाता था, ठीक है। इस तरह से देखा कि विशेष अवसरों पे यहाँ पे जो राजा है या उनके जो मतलब कि मंत्री वगैरह ऐसे विशेष लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे विशेष अवसरों पे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कि अग्निकुंड भी देखने को मिला था यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में। अग्निकुंड मिला, और ये कहाँ का मिला, कालीबंगा में और लोथल में। और ये किस लिए अग्निकुंड था, यज्ञ करने के लिए था। कालीबंगा और लोथल में मिला था अग्निकुंड, और ये किस लिए था, यज्ञ करने के लिए था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भंडारगिरी भी देखने को मिला था वहाँ पे। और शेषों में भंडारगिरी के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे वहाँ पे क्या, या कहाँ पे मिला, हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला, लोथल में मिला। और किस लिए मिलता है, ये अन्न को भंडारण के लिए इनका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो भंडारगिरी हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में और लोथल में। और अग्निकुंड कहाँ, कालीबंगा और लोथल में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस समय की भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। तो भवन जो था 1 या 2 मंजिला था, ठीक है। भवन कैसा था, 1 या 2 मंजिला था। और भवन की जो बनावट होती है, घर में आंगन होता था, आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे। और घर में क्या होता है, एक स्नानागार और एक कुआं होता था, ठीक है। आगे हम बात करते थे कि वहाँ के जो नालों की विशेषता क्या थी, कि नालों क्या होते थे, ढके हुए और ढलान वाले व्यवस्थित नाले होते थे। हड़प्पा काल के जो नाले होते थे क्या होते हैं, ढके हुए, ढलान वाली और व्यवस्थित नाले होते थे, ठीक है। उसके अलावा योजनाबद्ध तरीके से क्या होती है, बनी हुई सड़कें भी थी, ठीक है। योजनाबद्ध तरीके से बनी हुई सड़कें। तो ये हड़प्पा काल की भवन, नाले और सड़कों की क्या होगी, विशेषता होगी। उसके बाद उनका नगरीय जीवन कैसा था। अब नगरीय जीवन की बात करें तो नगरीय जीवन कैसा था, कि नगरों में बड़ी हलचल होती थी। नगर में बहुत सारे ज़्यादा लोग रहते थे वहाँ पे, क्या बहुत ज़्यादा हलचल थी, ठीक है। वहाँ पे क्या होते, बहुमूल्य चीज़ें, धातुएं, पत्थर, अन्य उपयोगी चीज़ों का क्या होता था, नगरों में आयात किया जाता था। और लोगों का क्या होता है, लोगों का ज़्यादा आवागमन उधर आता था। उसके अलावा मन के, सोने चांदी के आभूषण
क्या क्या है, आयात किया जाता था और संग्रह किया जाता था। उसके अलावा नगरों में कौन कौन लोग रहते थे, लिपिक वर्ग लोग रहते थे, शिल्पकार आते थे, कृषक, कुम्हार आदि लोग क्या थे, नगरीय जीवन में आते जाते रहते थे, इनका आवागमन होता रहता था। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंच। हमने बात की थी एक फ्रेंच एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम पदार्थ है। इसको कैसे बनाता है, इनको कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है उस समय, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बालू और स्फटिक पत्थरों का क्या होता है, चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाता है। कैसे बनाता है, फ्रेंच बालू या स्फटिक पत्थरों को चूर्ण बनाता था, उसके बाद उसमें गोंद मिलाकर क्या होता है, फ्रेंच बनाया जाता था, ठीक है। और इससे क्या होती है, वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परत के रंग प्राय कैसे होते थे, जैसे चिकनी परत उनके प्राय क्या होते हैं, रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है। तो फ्रेंच क्या हो गया, जो बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण से, ठीक है, चूर्ण को गोंद मिलाकर बनाया हुआ वस्तु हो गया, वो कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और उन पे एक परत चढ़ाई जाती है जो किस कलर की होती है, नीले या हल्के समुद्री हरे कलर के, ठीक है। चलिए अब फ्रेंच से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है, उससे मनके बनाए जाते, चूड़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। उसके अलावा बाले बनाए जाते थे और छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फ्रेंच के बारे में ये हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नए नगर और नए शिल्प। करें कि नए नगर जो बने उनमें क्या विशेषता थी, ठीक है। तो नए नगर में जो आकर्षक वस्तु क्या थी, मनके, बाट और क्या थे, फलक थे। और बाटों को कैसे बनाया जाता था, चट पत्थर से। बाट को कैसे बनाया जाता था, बाटों को बनाया जाता था चट पत्थर से बनाया था। चट एक प्रकार का पत्थर, उससे बनाया जाता था। मनके को कैसे बनाया जाता था, मनके को कार्नेलियन पत्थर से बनाया जाता था। बाटों को चट पत्थर से और मनके को कार्नेलियन पत्थरों से बनाया जाता था। और पत्थर की मुहरें बनती थी, पत्थर के क्या होते, मुहर बनाते थे हम लोग। उसके बाद है कपास की खेती होती है। कपास की खेती के जो प्रमाण कहाँ से मिले हैं, मैहरगढ़ में कब मिला है, लगभग 7,000 साल पहले। 7,000 साल पहले मैहरगढ़ में क्या होती थी, कपास की खेती होती थी, ऐसा प्रमाण मिला हुआ। कह रहे कपड़े के टुकड़े के अवशेष, फूलदान के ढक्कन, तांबे की वस्तु आदि क्या होती है, ये भी खुदाई में मिली हुई है। उसके बाद क्या, फेंस की तकलियाँ सूत कताई के लिए करें। उसके अलावा फेंस की जो अभी हमने फेंस की बात की, फेंस की क्या है, तकली हुई जो सूत काटने में, कपड़े बनाने में उसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद है कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में क्या होता था, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का क्या होता है, आयात करने के लिए क्या होते हैं, जो लोग थे उस समय के कच्चे माल की खोज में दूसरे जगहों पे आते जाते रहते थे। उसके अलावा जो लोग तांबा के लिए कहाँ जाते थे, तांबा तांबा के लिए लोग कहाँ जाते थे, राजस्थान, पश्चिम एशियाई देश जैसे ओमान, वहाँ जाते थे वो लोग। उसके बाद टीन के लिए कहाँ जाते थे, टीन एक तांबा और टीन को मिला के एक मिश्र धातु बनाया था, एक कांसा। उसके लिए वो लोग ईरान जाते थे और अफगानिस्तान जाते थे। उसके अलावा सोने का आयात करने के लिए आधुनिक जो कर्नाटक है वहाँ पे जाते थे वो लोग, ठीक है। बहुमूल्य पत्थरों का आधार, बहुमूल्य जो पत्थर है उनको लाने के लिए कहाँ है, गुजरात से लाते थे, ईरान से और अफगानिस्तान से। इस तरह से वे लोग क्या होते, कच्चे माल की खोज में थे और इन सभी चीज़ों से तरह तरह के वस्तुएं बनाते थे वो लोग उपयोग के, ठीक है। अब कह रहा है कि नगरों में रहने वाले जो लोग थे उनको भोजन कहाँ से मिलता, इसका देखिए, गांव के लोग जो क्या होते थे, अन्न उगाते थे और जानवर पालते थे। उस तरह से उन लोगों को मतलब भोजन मिलता था। शासकों को खाने का सामान, जो शासक होते थे उनको खाने का सामान, किसान जो है, चरवाहे है, लेखक वर्ग है, दस्तकारों वर्ग, ये सारे लोग किसको देते थे, शासकों को खाने का सामान देते थे। करें कि हड़प्पा सभ्यता की जो खेती थी, किन किन चीज़ों की खेती होती थी, गेहूँ की, जौ की, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, इन सारी चीज़ों की वहाँ पे खेती देखने को मिली थी वहाँ। इसके अलावा पशुपालन में किन किन पशुओं को वो लोग पालते थे, गाय, भैंस, बकरी और भेड़, इन सारे जानवरों को वो लोग पालते थे। उसके अलावा अन्य चीज़ों में क्या है, फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। कह रहे हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर है। गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर है उनके बारे में बात कर लेते थे। यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे इसके अलावा कच्छ के जो इलाके में खादिर बेंत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा नगर कहाँ है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर कौन सा था, धौलावीरा।
धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। करें धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में बटा हुआ था धौलावीरा। करें कि हर हिस्से के चारों ओर ऊंची ऊंची क्या होती है? पत्थर की 4 दीवारी बनी होती है। उसके अलावा बड़े बड़े प्रवेश द्वार। उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए एक खुला मैदान भी था। ठीक है। उसके बाद लोथल नगर गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाले, देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर में कौन कौन सा? धौलावीरा हो गया, और धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, और चारों तरफ से क्या होती थी? ऊंची ऊंची पत्थरों की 4 दीवारी थी, और इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। उसके अलावा वहाँ पे एक सार्वजनिक कार्यक्रम हेतु क्या है? खुला मैदान भी मिला था। उसके अलावा लोथल जो नगर है गुजरात की जो खंभात की खाड़ी में जो मिलने वाली एक साबरमती की उपनदी है, साबरमती की उपनदी, उसके किनारे बसा हुआ था। ठीक है। ये जो लोथल नगर है, अभी लोथल नगर की बात करें, लोथल नगर कहाँ पे? गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली एक साबरमती की एक उपनदी है। उस नदी के किनारे क्या है? वहाँ पे ये साबरमती की जो उपनदी उसके किनारे बसा हुआ था। उसके अलावा भंडारगिरी भी वहाँ देखने को मिला था। उसके बाद कई मुहरे मुद्रांकन और मुहरबंदी भी वहाँ पे मिली थी। अब चलिए कह रहा है कि सभ्यता का अंत का रहस्य। अब यहाँ पे चीज सभ्यता के अंत का रहस्य मतलब इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? तो कह रहा है लगभग 3900 साल पहले अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। 3900 साल पहले अचानक क्या लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग क्या हो गया? बंद हो गया। इसके अलावा कच्चा माल का आयात क्या हो गया? काफ़ी कम हो गया। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बन रहे हैं। उसके अलावा जल निकास की जो प्रणाली है वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। सड़कों पर ही झुग्गी घर बनाए जाने लगे। सड़क पर ही क्या कहला? झुग्गी और घर बनाए जाने लगे। ठीक है। कुछ विद्वानों का क्या कहना है कि नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया, या बड़े बड़े जो चारागाह है, घास के मैदान है, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है। उसके अलावा शासकों का नियंत्रण जो क्या हो गया? वो सभी समाप्त हो गया। तो ये सारे क्या है? सभ्यता के अंत होने के रहस्य है। सभ्यता के अंत का रहस्य कब से हुआ? लगभग 3900 साल पहले अचानक क्या हुआ? लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। उसके अलावा लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। कच्चा माल का जो आयात था वो काफ़ी कम हो गया। उसके अलावा मोहनजोदड़ो में सड़कों पर ही कचरे का ढेर बनने लगे। उसके अलावा जल निकास की जो प्रणाली बनाई गई थी, नाले बनाए गए थे, वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। उसके अलावा सड़कों पर ही लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। ठीक है। कुछ विद्वानों का कहना यह है कि या तो वहाँ के नदियाँ सूख गई जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी होने लगा, अपने जीवन यापन के लिए जल की जो पूर्ति थी नहीं हो पा रही थी, या जंगलों का विनाश हो गया, जंगलों पे वो लोग अधिकतर निर्भर थे। उसके अलावा जो बड़े बड़े चारागाह थे, वे लोग पशुओं का पालन करते थे। ठीक है। चारागाह और घास का मैदान समाप्त होने से उनके पशुओं को चारा नहीं मिल रहा था। ठीक है। उसके अलावा ये शासकों के नियंत्रण समाप्त होने की भी बात होती है। तो ये सारे कुछ कारण हो गए। उसके अलावा करें इसके जस्ट 1400 साल बाद इस 3900 साल तक क्या हो गया? ये 3900 साल पहले क्या हुआ? हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? नष्ट हो गया। उसके 1400 साल बाद फिर नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है। अन्यथा ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नील नदी के आसपास यहाँ पे अन्यत्र अलग थोड़ा सा विविध के रूप में देख सकते हैं कि नील नदी के किनारे आसपास वाले इलाकों छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग क्या है? रेगिस्तान। ठीक है। लगभग 5000 वर्ष पहले मिस्र के राजाओं ने बड़े बड़े मकबरे बनाए। लगभग 5000 वर्ष पहले, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। पिरामिड आप लोग नाम सुना होगा। ये कब बने थे? लगभग 5000 साल पहले। कहाँ के राजाओं ने? मिस्र के राजाओं ने। कौन बनाए थे? मिस्र के राजाओं ने पिरामिड। ठीक है। पिरामिड में क्या होता था? राजाओं के शवों को, एक क्या होता था? राजा के शव को उसमें दफनाया जाता था। साथ में खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर, साथ साथ क्या है? सेवक सेविकाओं को भी उसमें क्या होता है? दफनाया जाता था। ठीक है। और पिरामिड में जो शवों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम लोग मम्मी बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, ताकि इसमें थोड़ी बहुत मतलब कि थोड़ी सी परेशानी आई हुई है।
ठीक है। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे वो सभी नहीं आए, ठीक है। इसके बाद के जो सीरीज है वो पार्ट 2 में आएगा। ऐसे हिस्ट्री का मतलब इतिहास का ये क्लास 6 से शुरू करें, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके पूरे सीरीज आएंगे, ठीक है। आप लोग एक बार से पूरे ये बेसिक्स पढ़ने के बाद कोई भी एग्ज़ाम में बैठेगा तो ज़रूर बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। खास करके अगर आपका एग्ज़ाम कोई सब्जेक्टिव है तो उसमें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल स्टडीग्राम 98 को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इस चैनल है स्टडीग्राम 98, यहाँ पे स्पेस नहीं है 98 में, ठीक है। स्टडीग्राम 98। तब तक के लिए थैंक यू।